नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडू केयर में। जितने भी साथी हमारे बीएड में, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, सभी साथियों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों, आप लोगों का डिमांड भी था कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें बताया जाए कि बीएड की परीक्षा में कॉपी किस तरह से लिखना है। तो आप सबों के लिए यह वीडियो काफ़ी स्पेशल है और काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाए हैं। वीडियो के हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे और हर एक चीज़ों को ध्यान से समझेंगे साथियों, आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जिन साथियों का बहुत कम तैयारी है, बहुत कम समय दिए हैं, उनको बिल्कुल भी घबराना नहीं है साथियों, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर जाता है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ये होता है कि दिमाग में बैठ जाता है ये चीज़ कि हम ग्रेजुएशन पीजी किए हुए रहते हैं और अचानक से बीएड में चल जाते हैं, तो वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ का जो सिनेरियो है, पैटर्न है, वो चेंज हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा माइंड जो है उनका, उनमें डर बैठ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ही भी नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान होता है। और जो बहुत ही कम समय दिए हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो देख लीजिएगा। और आपका जो असाइनमेंट मिलता है, असाइनमेंट में जो क्वेश्चन मिले हुए रहते हैं, इनको कर लीजिएगा। इसी के अंदर से आपके क्वेश्चन सारे के सारे टच हो जाएंगे। और उसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपका अगर 8 क्वेश्चन है तो इसमें 4 करना है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपका 6-7 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 4 करना है। तो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता नहीं है। सारी चीज़ें बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पर डरना नहीं है। एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले कॉन्फिडेंस के साथ में, एकदम मस्ती के साथ में जाना है। किसी भी तरह की डरने की बात नहीं है। उसके बाद में जैसे ही आपको एग्ज़ाम रूम में, जैसे ही आपको सबसे पहले तो क्या मिलता है साथियों, आंसर शीट आपको मिलता है। तो आराम से फिल कीजिएगा, रोल नंबर, रोल कोड और सेंटर कोड, ये सारी चीज़ें आप फिल कीजिएगा। उसके बाद में जो आपका आंसर शीट होगा दोस्तों, इस तरह से आंसर शीट का लेफ्ट साइड से जो इंच का जो स्केल का जो साइज होता है, स्केल का जो चौड़ाई होता है दोस्तों, उसका 1.5 गुना पेज को करके फोल्ड करके आप मोड़ दीजिएगा, या फिर स्केल से लाइनिंग भी कर सकते हैं। तो सीधा पकड़ के फोल्ड कर दीजिएगा, वही सबसे बेटर होता है और समय भी कम लगता है, समय बचता है। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में आपके पास 2 पेन होने चाहिए और ब्लैक ब्लू दोनों होने चाहिए। ठीक है, ब्लैक ब्लू दोनों होने चाहिए। जब भी हम क्वेश्चन करते समय हेडिंग लगाएंगे या सब हेडिंग लगाएंगे, वहाँ पर हम लोग ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे और अंडरलाइन करने के लिए ब्लू पेन का यूज़ करेंगे, जैसा कि अभी आपको दिखाने वाले हैं। पेपर भी दिखाने वाले हैं, क्वेश्चन भी दिखाने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होता है, ग्रुप ए में जो क्वेश्चन रहते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं। पेपर अगर 80 नंबर वाला है, जैसे कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप और कंटेम्प्रेरी इंडिया वाला है, तो 80 नंबर का आपका रिटेन रहता है, एक्सटर्नल रहता है। इसमें से 10 क्वेश्चन जो रहते हैं आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं, यानी कि एमसीक्यू रहते हैं 20 नंबर के लिए। तो ऑब्जेक्टिव वाला जो है ना, नंबर कटने का डर ही नहीं है, सीधा आपको 20 नंबर मिलेगा अगर सही करते हैं तो। और दूसरे क्वेश्चन पूरा लिखिएगा लेकिन फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा लिखिएगा फिर भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव जो है सही सही पकड़े जाएं। तो आप कॉपी का जो फर्स्ट पेज रहेगा आंसर शीट का, उसी में इस तरह से ग्रुप दे दीजिएगा। ग्रुप ए को पहले में ही रखिएगा। उसके बाद ग्रुप बी और सी के लिए मैं बता रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 1 में उसके अंदर में इस तरह से 1 2 3 रहते हैं, तो ये जो है नंबरिंग करके आप पहले ही छोड़ दीजिएगा। ग्रुप ए के लिए पहले ही नंबरिंग देके छोड़ दीजिएगा। और जब क्वेश्चन पढ़ना शुरू कीजिएगा तो एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आपको आंसर आ रहे हैं, उन क्वेश्चन के आंसर इस तरह से सिर्फ ऑप्शन मार्क करके लिख दीजिएगा, अगर जो भी आ रहा है आपको। और जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है उसका नंबरिंग करके छोड़ दीजिएगा। इसका क्या करेंगे, लास्ट में, एग्ज़ाम के लास्ट समय में आपको 5 से 10 मिनट का छूट दे दिया जाता है। मतलब स्टूडेंट को थोड़ा सा फ्रीली छोड़ा जाता है लास्ट के 5-10 मिनट में, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं कलेक्ट करने लगते हैं कॉपी वगैरह, इधर उधर कभी निकलते हैं। तो बीच में जब भी समय मिलता है तो आपके लेफ्ट राइट, आगे पीछे, दाएँ बाएँ जो भी साथी हैं, उनसे आप इन क्वेश्चंस का हेल्प ले सकते हैं। आप बता सकते हैं जो आपको आ रहा है, उनको जो आ रहा है वो आपको बता सकते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लास्ट तक करना है। लास्ट में जो भी छूटे हुए क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव, वो अगर आपको याद आ जाते हैं अंतिम क्षण तक, तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रुप ए जो है ऑब्जेक्टिव को आपको यहाँ पर मार्क कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको देखना है क्वेश्चन इस तरह से देखना है। चलिए देख,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो MCQ हैं ये कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन का है, 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के लिए। इसको पूरा देख लेना है, जो नहीं आ रहा है वो वहाँ पर नंबरिंग करके छोड़ देना है। उसके बाद ग्रुप बी और सी को ध्यान से देखना है साथियों, ग्रुप बी और सी को ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर ग्रुप बी और सी, पहले क्वेश्चन देखेंगे, हम लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन देख के पहले डिसाइड करना है, डिसाइड करना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एक बात आप याद रखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना है, 8 से 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना है आपको, 8 से 10 मिनट का समय देना है, इससे ज़्यादा समय नहीं देना है शॉर्ट क्वेश्चन में। और पेज 1 से 1.5 पेज, अगर समय आपके लिए मैनेज हो जा रहा है तो 1.5 पेज लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अभी मैं कॉपी भी दिखाने वाला हूं कि शॉर्ट क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है, नहीं तो अगर समय कम हो रहा है तो 1 पेज में भी निपटा सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, वो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। पहले तो अभी क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ आपको। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेंगे, देख लेने के बाद में पहले ही आप डिसाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन का जो संख्या है 1 2 3 और यहाँ पर 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन में आपको 5 करने हैं। तो 8 में से 5 करने हैं, तो पहले ही आप डिसाइड कर लेंगे, एग्ज़ाम लिखने स्टार्ट करने से पहले आप डिसाइड कर लेंगे कि 8 में से 5 क्वेश्चन कौन कौन क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। और जो क्वेश्चन सबसे बेहतर आ रहा है, सबसे अच्छा आ रहा है, 5 जो आप सेलेक्ट किए हैं, पाँचों में सबसे बेहतर जो आ रहा है, मान के चलिए आपको 7वां नंबर वाला क्वेश्चन पहले आ रहा है, तो 7वां को पहले करना है। फिर आपको इससे थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है आपको, चौथा वाला कर लेंगे। इनको भी सीरियल वाइज कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। और ये क्वेश्चन में ही मार्क कर लीजिएगा यहाँ पे कि ये पहले नंबर पे करना है, दूसरे नंबर पे इसको करना है और तीसरे नंबर पे। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आप शुरू में ही डिसाइड कर लेंगे, बाद में लिखते लिखते नहीं कि सीरियल वाइज हम लिखते जा रहे हैं पहला दूसरा, ऐसे नहीं। 8 क्वेश्चन देखने के बाद आप डिसाइड कर लेंगे कि 5 क्वेश्चन कौन कौन हमें करने हैं। उसके बाद में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, उसके लिए भी बताएंगे। अगर 5 क्वेश्चन में आपको 3 ही क्वेश्चन आ रहा है तो 3 ही क्वेश्चन को पहले आप मार्क कीजिए, 2 क्वेश्चन को अभी रहने दीजिए। उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं 8 क्वेश्चन रहते हैं। तो 8 में 4 क्वेश्चन करना रहता है, तो इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। 4 क्वेश्चन 8 में से जो आपको लग रहा है कि हम लिख पाएंगे, जो सबसे बढ़िया लिख पाएंगे उसको सबसे ऊपर पे रखना है, जिसको थोड़ा कम जानते हो उसको थोड़ा नीचे रखना है, इस तरह से। और सबसे पहला जो क्वेश्चन हम बनाएंगे ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन होता है, सभी को पता है। टीचर जो है पहला दूसरा नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखता है, बाद के क्वेश्चन ऐसे ही घिसता जाता है। तो जब भी लिखेंगे पहला दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो ध्यान से लिखेंगे, वो भी दिखाने वाला हूँ साथियों। और यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की बात करें, 25 मिनट लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 25 मिनट का समय देना है, तभी टाइम मैनेज होगा। 25 मिनट का समय देना है, ज़्यादा इससे समय नहीं देना है। और पेजेस की बात करें तो दोनों तरफ से काउंट करके 5 से 6 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है, दोनों तरफ काउंट करके, दोनों तरफ काउंट करना है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ, और 5 से 6 पेज आप लिख सकते हैं। लिखने का तरीका अभी आपको बताने वाले हैं। चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। इससे पहले मैं यहाँ पर डेमो आपको दूंगा कि किस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है साथियों। उसके पहले मैं एक क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको और बेहतर आइडिया लग जाने वाला है। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, हाउ साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस एजुकेशनल एवोल्यूशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, मीनिंग थोड़ा सा लिख देना है 2-3 लाइन का। अगर मीनिंग आपको नहीं आ रहा है, प्रॉपर आपको नहीं आ रहा है दोस्तों, आप अपने हिसाब से जोड़ करके भी लिख सकते हैं। ये जो ऊपर वाले जो लाइन होते हैं, सब हेडिंग जो लगाते हैं, इनको आप ब्लैक पेन में मारिएगा और यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिएगा ब्लू पेन से।
और ये सब ज़रूरी है, ये सब जो आप हेडिंग सब हेडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एकदम सिस्टमेटिक में होना चाहिए। यहाँ पर अंदर में आप क्या लिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। हेडिंग सब हेडिंग एकदम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्वेश्चन जिस तरह का डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर देखें डेफिनेशन 2-3 डेफिनेशन दे दिए। अगर प्रॉपर आपको डेफिनेशन नहीं पता है तो कोई भी किसी व्यक्ति का नाम सोचिए, कोई भी विदेशी नाम सोचिए और अपने से जोड़ के एक डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। स्कोप एजुकेशनल फिलोसफी देखिए, इस तरह का आप डायग्राम फिगर अपने हिसाब से बना सकते हैं जो कि आपके आंसर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है। यहाँ पर और एक क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द थियरीज ऑफ लर्निंग, मेंशन एनी 2 ऑफ देम विच यू लाइक मोस्ट। देखिए दो को ही मेंशन करना है, दो को ही मेंशन करना है जो आपको ज़्यादा पसंद है। सबसे पहले यहाँ पर मीनिंग बता दिए, अर्थ बता दिए। इस तरह से आपको सिस्टमेटिक वे में आंसर को चलना है। हम तो यहाँ धीरे डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम मीनिंग बता देंगे कि क्या होता है लर्निंग। उसके बाद में इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देंगे कि लर्निंग क्या होता है। नहीं आ रहा है अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है, जो भी दिमाग में आ रहा है सोच के लिखिए। और क्वेश्चन में कभी भी काटना नहीं है, गलत भी हो रहा है तो काटना नहीं है। और कहीं पर आपको लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण लाइन है, जो आपको अंदर से लग रहा है कि ये वाला हम लाइन सही लिखे हैं, तो उसके अंदर में आप अंडरलाइन कर दें, जिससे टीचर का जो ध्यान है वहाँ पर केंद्रित हो। ठीक है, तो इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए डेफिनेशन दे दिया, इधर डेफिनेशन भी अपने से बना सकते हैं अगर याद नहीं है तो। लेकिन आप लोग जो जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके 2-2 डेफिनेशन याद कीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में थियोरी डिस्कस किया। चारों थ्योरी, 4 थ्योरी होते हैं, चारों थ्योरी को एक बार यहाँ पर डायग्राम की मदद से शो कर दिया। उसके बाद जो आपको 2 अच्छे लगते हैं उनको मेंशन करने बोला था, तो बिहेवियरिज्म ये अच्छा लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में कॉग्निटिविज्म ये थोड़ा अच्छा लगता है, इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर मेंशन कर दिया। और लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन लास्ट में लिखना है, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। और भी दिखाते हैं, क्वेश्चन को लिखने से पहले आप शुरू में ही आंसर जब लिखेंगे उसके शुरू में भी आप इस तरह से रूपरेखा या फिर कंटेंट तैयार कर सकते हैं कि इस प्रश्न के लिए आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करने वाली। क्योंकि यहाँ पर टीचर का जो नज़र है पहले में ही चला जाएगा, जब वो चेक करेगा तो पहले ही चला जाएगा कि इस क्वेश्चन के लिए आपने क्या क्या चीज़ें लिखी है, क्या क्या चीज़ें आपने डिस्कस की हैं। तो ये और एक बेहतर तरीका होता है, बेस्ट तरीका होता है। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास से डिस्कस नहीं करेंगे, इससे पहले हम थोड़ा सा संज्ञानात्मक विकास क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे, इसके तत्व हैं, जनरल परिचय अगर पता है आपको यहाँ पर जीन पियाजे का दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट में इनका जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है इनको डिस्कस करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे, निष्कर्ष। तो इस तरह से सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। अंदर में मैटर क्या लिख रहे हैं ये सही गलत है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, अगर अपने हिसाब से यहाँ पर लिख रहे हैं बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये जो कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं या फिर ये जो हेडिंग लगा रहे हैं आप, हेडिंग सब हेडिंग जो लगा रहे हैं ये प्रॉपर होना चाहिए आपका। अभी आप बोलेंगे कुछ क्वेश्चन में तो सर उसका डेफिनेशन ही नहीं रहता है, तो उसके लिए भी बताएंगे डेफिनेशन नहीं रहता है तो क्या करना है। और डेफिनेशन याद नहीं है तो वो तो मैं आपको बताया क्या करना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करना यहाँ पर पॉइंट वाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर लास्ट में डिस्कस कर दिया। सब अपने शब्दों में लिखना है, एकदम बुक को रटना नहीं है। बाल्यावस्था का यहाँ पर जीवन का अनोखा काल क्यों कहा जाता है, बाल्यावस्था का यहाँ देखिए रूपरेखा इंग्लिश वाले भी तैयार कर सकते हैं, पहले अर्थ बताएंगे, जनरल इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, परिभाषा। अब बाल्यावस्था अपने से जोड़ के लिखना है, बाल्यावस्था इतना से इतना एज को कहा जाता है, ये जीवन का अनोखा काल इसीलिए माना जाता है क्योंकि ऐसे वैसे करके इंट्रोडक्शन पार्ट को 4-5 लाइन खींच देना है। परिभाषा भी अपने से दे देना है, याद नहीं है तो विशेषताएं इस तरह से आप डायग्राम यूज कर सकते हैं। देखिए एकदम सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, अंदर में आप मैटर जो है गलत लिखे सही लिखे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रख रहा है। ये जो आप सब हेडिंग लगा रहे हैं इसको ध्यान से लगाइएगा एकदम प्रॉपर वे में, अंडरलाइन करते हुए ब्लैक पेन के साथ में। देखिए विशेषताएं, इस तरह का अगर सिचुएशन आता है तो देखिए इस तरह से आप फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं, 4 चांद लग जाएगा आपका आंसर में।
बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं, देखिए कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, क्या बच्चा में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में एक एक करके अगर आपके पास समय है तो सारी विशेषताओं को एक एक करके दो दो लाइन डिस्कस भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सारे क्वेश्चन को ध्यान से करने के बाद में आप डिसाइड कर लेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमें कौन कौन से क्वेश्चन टच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मान के चलते हैं, हमें यहाँ पर मान के चलिए ये क्वेश्चन करना है, प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति की विवेचना कीजिए और गुण दोष जो हैं उनको मेंशन करना है। या फिर यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसर की समानता हेतु क्या यहाँ पर किया गया है सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या इसका क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर मान के चलिए यही क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉन्ग, अगर यहाँ पर शैक्षिक अवसरों की समानता वाला क्वेश्चन करना है हमें, वो हमें सबसे बेहतर आता है। तो यहाँ पर सिंपली उसका क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, 7वां नंबर था तो 7वां लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इसका आंसर लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर आप रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं। इसका रूपरेखा में यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इसके अंदर आप क्या करने वाले हैं। पहले यहाँ पर शिक्षा में समानता का अर्थ क्या होता है, उसी क्वेश्चन से शिक्षा में समानता का अर्थ क्या होता है 4-5 लाइन लिखेंगे। उसके बाद में समानता का डेफिनेशन अगर पता है तो, कॉन्सेप्ट पता है तो, उसके बाद में यहाँ पर प्रयास, जो शिक्षा में समानता के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, यहाँ पर फिर मैं पॉइंट कर लीजिएगा संवैधानिक प्रयास, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा प्रयास, या फिर शिक्षा नीतियों के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, और अंतिम में निष्कर्ष वाला भी ऑप्शन लिखिएगा। और यहाँ पर इसको देखने से पता चलेगा टीचर को, चेक करने वाला को, कि ये सिस्टमेटिक वे में शुरू में ही लिख दिया है रूपरेखा में ही, तो ये आंसर्स भी और भी बेहतर लिखा होगा। और टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है और सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को अटेम्प्ट करने हैं। कोई ज़रूरी नहीं है पूरा बुक का प्रॉपर याद करके जाएं, वो ही लिखना है आपको। आपको जो भी समझ में आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड आप लिख सकते हैं। बस जो हेडिंग, सब हेडिंग लगाएंगे उनको ध्यान से लगाना है। टाइम मैनेजमेंट बेहतर तरीके से करना है। उसके बाद सी करने के बाद आप बी भी कर सकते हैं। बी में भी उसी तरह से करने हैं। और बी में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सीरियल वाइज दूसरा, तीसरा, चौथा हमें करना है। अगर चौथा हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चौथा को पहले करेंगे, तीसरा फिर हमको ठीक लग रहा है तो तीसरा को करेंगे। इस पैटर्न में करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके, शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में भी अर्थ परिभाषा नहीं लिखिएगा, क्योंकि इसमें अर्थ परिभाषा तो बनेगा ही नहीं कुछ पेपर में। तो यहाँ पर अर्थ परिभाषा बनेगा ही नहीं, ध्यान से देखें। तो यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो इसका सिंपल सा परिचय लिख देना है। परिचय में 5-6 लाइन लिख देना है परिचय में इसके बारे में। उसके बाद इनके सिद्धांतों को एक एक करके लिख देना है। लास्ट में 2 लाइन का निष्कर्ष लिख देना है, 1 से 1.5 पेज में ख़त्म कर देना है। अभी यहाँ पर और भी क्वेश्चन बोलेंगे, इसमें तो ये अर्थ होता ही नहीं, परिभाषा होता नहीं। माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अपनाई गई रणनीतियाँ की विवेचना। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इसको पकड़ना है आपको, सार्वभौमिकरण। शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ आपको लिखना है ऊपर में। शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या होता है ना। अगर सार्वभौमिकरण का परिभाषा लिखना चाहते हैं तो परिभाषा लिख सकते हैं। उसके बाद में नीचे और एक हम लिखेंगे, माध्यमिक शिक्षा के लिए सार्वभौमिकरण में अपनाई गई रणनीतियाँ। ये हम लिखेंगे कंटेंट में जब रूपरेखा तैयार करेंगे। उसके बाद रणनीतियाँ आपको नहीं पता है क्या क्या रणनीतियाँ तय की गई हैं, अपने से दिमाग लगाइए, सोचिए कि सार्वभौमिकरण करने के लिए जगह जगह स्कूल खोले गए हैं, स्कॉलरशिप, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, फ्री एजुकेशन जिसमें संवैधानिक अधिकार दिया गया, और भी बहुत सारी शिक्षा नीतियों के शिक्षा नीतियाँ जो हैं वो सारी चीज़ें काफ़ी मदद करी हैं सार्वभौमिकरण के लिए। तो इस तरह से रणनीतियाँ अगर नहीं भी पता है तो आप अपने शब्दों में जोड़ करके, सोच करके लिखेंगे। इसमें कॉपी जितना, नंबर ऑफ पेजेस जितना भरिएगा उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, पेजों की संख्या ज़्यादा भरना, नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा करने हैं। और दूसरा जो है, सिस्टमेटिक वे में लिखने का कोशिश कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या मैंने बताया वो आपको ध्यान में रखना है। टाइम मैनेजमेंट सही से कीजिएगा, बाकी कोई भी दिक्कत आपको होने वाला नहीं है साथियों।
इस तरह के क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति की विवेचना करना है। तो प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति जो था, परिचय लिखिएगा इंट्रोडक्शन पोर्शन में। इंट्रोडक्शन पोर्शन में कुछ डिस्कस कर दीजिएगा, उसके बाद विवेचना, शिक्षा पद्धति की विवेचना, इसी का एक आपको हेडिंग बना देना है, सब हेडिंग शिक्षा पद्धति का विवेचना, उसके अंदर में लिख देना है। उसके बाद में लास्ट में शिक्षा पद्धति के गुण, गुण लिखिएगा क्या क्या गुण थे, फिर नीचे लिखिएगा दोष क्या क्या थे, और इनको पॉइंट वाइज डिस्कस कर दीजिएगा, और अंतिम में निष्कर्ष लिखिएगा, कंक्लूजन। फिगर्स का हो सके तो यूज़ कर सकते हैं, अगर जिस टाइप का क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन के टाइप पे डिपेंड करता है कि इसमें फिगर का यूज़ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलिए, तो प्रीवियस ईयर कर लीजिए, और ज़्यादा जितना ज़्यादा लिखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखिए। जब भी आप याद करते हैं प्रश्नों को या फिर कोई भी टॉपिक को, तो पूरा का पूरा आपको याद नहीं करना है या पूरा लिखना नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उनको याद रखिए। जो हेडलाइन बनाते हैं आप, हेडिंग्स बनाते हैं, सब हेडिंग्स बनाते हैं, इन पॉइंट्स को आप याद रखिए। बाकी अंदर का जो मैटर होता है उसको खुद से लिखना है, खुद से एक्सप्लेन करना है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, और कोई परीक्षा में फेल नहीं करता है। बीएड की परीक्षा में कोई भी फेल नहीं करता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और सबका जो मार्क्स है 80+ वैसे ही आता है, तो डरने का बिल्कुल भी बात नहीं है। शुरुआत में डर लगता है, तो एक बार एग्ज़ाम देने के बाद डर आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों को फॉलो करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जोहार।